तो बिहार में बहार है और एक बार फिर नीतीश कुमार है। और आपको बता दें कि आज हम चर्चा जो है बिहार एसएससी की परीक्षा के करने जा रहे हैं। एक परीक्षा के बारे में तो आपको पहले से ही पता है और मैं कई एक बार इसकी जो है गाथा गा चुका हूं कि बिहार एसएससी इंटरमीडिएट एग्जाम जो है निकाला गया है। उस एग्जाम के भरोसे मत बैठे रहिएगा। हाँ, तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिएगा कि आपने फॉर्म भरा है तो आपको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि 2014 में बहाली निकाला गया इंटरमीडिएट प्रथम का, 8 साल लगा दिया गया और उनकी ज्वाइनिंग होते होते 8-9 साल लग गया। बहुत लोगों ने तो इसकी आस छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने चले गए, बहुत लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बहुत लोगों ने दूसरे स्ट्रीम में चले गए कि दूसरी बहाली की प्रक्रियाओं की तैयारी करते हैं। वहां पे अगर देखिएगा तो कुछ बचे कुचे लोग जो कि जिनके पास कोई होप नहीं था, उनके अलावा कि हम इसका इंतजार ही करें और इसकी परीक्षा में बैठते रहें, तो वैसे लोगों का वहां पर रिजल्ट हुआ 2022 में। 8 से 9 साल लग गए इस बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करने में। एक बहाली और निकाल दी गई है आप छात्रों के लिए कि आप इंतजार कीजिए, और 1 साल तो आप लोग इंतजार कर ही चुके हैं। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट लेवल का 12,199 पद का बहाली निकाला गया, फॉर्म भरवाया गया, फॉर्म में एडिट करवाया गया और फिर आप लोग को बताया गया कि बहाली होगी लेकिन अब ऑफलाइन नहीं होगी, ये ऑनलाइन होगी और उसकी प्रक्रिया में आयोग लगा हुआ है कि आप लोग की बैठने यानी कि आवासन की व्यवस्थाएं की जाए। तो ये व्यवस्था करने में भी अभी 1 साल लगेगा, ये आप मान के रखिएगा। और बिहार में अगले साल विधानसभा इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इसके प्रेशर में आके आप लोग का परीक्षा करवा भी लिया जाए। लेकिन फिर बात अटकेगी मेंस एग्जाम पे आके कि इसका मेंस एग्जाम कब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो मैं आपको यही बात कहूंगा कि आप तैयारी में करते रहिए। हो सकता है कि आपके इस तैयारी की वजह से कोई और एग्जाम निकल जाए, कहीं और सिलेक्शन हो जाए या कहीं और जॉब लग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तैयारी करते रहिए। लेकिन इस परीक्षा के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा कि ये परीक्षा होगी और आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए, एक बहाली का रिजल्ट आज दिया गया और ये बहाली निकाली गई थी 2019 में, अब 2024 चल रहा है। अब कैलकुलेट कर लीजिए कि एक बहाली को कंप्लीट करवाने में बिहार एसएससी, देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं ना। मैं आपको अभी इसके वेबसाइट पे ले चलूंगा जहां पे आपको बता दें कि उर्दू अनुवादक का रिजल्ट दिया गया और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। लास्ट तक इसलिए देखिए क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट समझ आएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन तैयार रखना है आने वाली एग्जामिनेशन की प्रक्रियाओं को लेकर भी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जो कि चल रहा है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। न्यूज मीडिया के माध्यम से यहाँ पर आदेशपुरी सर हैं, उन्होंने एक अपडेट दिया कि बहुत ही जल्द आप लोग का ये नोटिफिकेशन आ सकता है और उन्होंने बोला कि नवंबर तक एनी हाउ आ जाएगा, इस साल में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो ठीक है, इंतजार करना तो छात्रों के हित में ही होता है, वो इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आने में विलंबता भी हो गई तो आप लोग घबराएं नहीं, जनवरी या फरवरी तक एटलीस्ट वो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि इलेक्शन है अगले साल और इनको निकालना ही है वो नोटिफिकेशन। अभी बताया जा रहा है, जैसा कि आदेशपुरी सर ने ये अपडेट भी दिया कि बहुत सारे ऐसे विभागों से अधिसूचनाएं नहीं मिल पाई हैं। तो अगर सीजीएल 4 की बात करें तो जो सीटों की संख्या है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब 100 से भी कम है, मैं आपको अभी बता दूं। ठीक है, तो सीजीएल 4 के आने का इंतजार भले कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। आपको मैं यही कहने वाला हूं आपको, क्योंकि देखिए इसके बिहाफ पे, इसके तरीके से अगर देखिएगा तो बिहार में और भी परीक्षाएं होती हैं जिनका परीक्षा देकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, या सेंट्रल लेवल का जो परीक्षा होता है उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तैयारी में आपको लगे रहना है, कहीं से भी चूकना नहीं है। सीजीएल 4 हो, बिहार दरोगा हो या इंटरमीडिएट लेवल का हो, इन सब की तैयारी में आपको लगे रहना है। चलिए अब आपको एक नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं और फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये वो नोटिफिकेशन था जो कि 14 तारीख को निकाला गया था, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, एसएससी इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम को लेकर, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको बोला गया कि 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर ऑनलाइन हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। सरकार ने बोला यहाँ पर समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन की कंडिका 6 के अंतिम के अनुरूप यहाँ पर उप कंडिका का ये प्रकार है। ठीक है, ये बदल सकते हैं अपने नियमावली। लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड पे होगा या सीबीटी होगा, लेकिन ये परीक्षा
किसकी जिम्मेवारी पे दिया गया है? बेल्ट्रॉन के। ध्यान रखिएगा, और इसमें भी 2 फेज होना है आपका परीक्षा। तो एक फेज परीक्षा होगा बेल्ट्रॉन से होगा, तो कहीं ना कहीं धांधली होगी और ये परीक्षा फिर कहीं ना कहीं फंसी रह सकती है। तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इसके भरोसे मत बैठिएगा, बस तैयारी करते रहिएगा। कंडिका के मूल विज्ञापन का यह हिस्सा होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना जो है वेबसाइट पर प्रदर्शित है। देखिए ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बरगला नहीं रहा हूं, या आयोग मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट करेगा ना तो इसका ये जवाब है, ये एग्जाम्पल है। देखिए ये परीक्षा 2019 की है, 1/2019, और अभी चल रहा है 2024। क्या चल रहा है? 2024। और 2024 में अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट दिया गया है। कौन सा बहाली है? तो ये सहायक उर्दू अनुवादक का बहाली है। ठीक, 27 सितंबर का अपडेट है ये। और आपको बता दें कि जहां पर 1/2019 जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था सहायक उर्दू अनुवादक का, प्रारंभिक परीक्षा में संशोधित परीक्षाफल यानी कि जो इसका रिजल्ट है सुधार किया गया, उसके आधार पर मुख्य परीक्षा भी लिया गया। मुख्य परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थी 29 अगस्त को आयोजित की गई थी इनकी परीक्षा। मुख्य परीक्षा के उपरांत यहाँ पर 55 कैंडिडेट को प्रमाण पत्रों के लिए अब यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया, जिनका की रोल नंबर है। आप अपना रोल नंबर यहाँ से भाई मिला लीजिएगा। टोटल 55 लोग हैं। अब प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु योग्य पाए गए 55 अभ्यर्थी। देखिए इसमें जो संशोधित किया गया था रिजल्ट पीटी का, उसके बाद यहाँ पे मेंस लिया गया और मेंस के बाद यहाँ पे इनका रिजल्ट शो किया गया और इनको बुलाया जा रहा है डीबी के लिए। तो उनके प्रमाण पत्रों का जो होगा स्क्रूटनी 18 अक्टूबर से होगा। तो डेट नोट कर लीजिएगा, 18 अक्टूबर को आपका क्या है? तो डीबी है। ठीक, पहली चीज 10 बजे से आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। वैसे रिपोर्ट तो 9 बजे ही करना है, लेकिन जो आपका पीटी एग्जाम हुआ था और जो मेंस एग्जाम हुआ था उस दौरान आप लोग का क्या लिया गया था? तो आइरिस टेस्ट लिया गया था, यानी कि आंखों का जांच किया गया था। उस समय आपका कैमरा से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया गया था और यहाँ पर दोस्तों बायोमेट्रिक लिया गया था। तो इन सभी के आधार पे ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बुलाकर आपसे जांच करवाई जाएगी। प्रमाण पत्रों की समीक्षा जब हो जाएगी, आइरिस, फेशियल और बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह का अगर विसंगति पाया गया तो अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिक सम्मत यानी कि कानून के तहत यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए आयोग स्वतंत्र है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का 2 यहाँ पर लेटर दिया गया है, एक प्रपत्र 1 है और एक प्रपत्र जो है आपका 18B का फॉर्म है। क्यों दिया गया है? तो बोला गया है कि आयोग के द्वारा जब भी आप जैसे कि यहाँ पे जाएंगे ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आयोग के द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 और यहाँ पर 18B है ना, 18B आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। अभ्यर्थी को निर्देश किया जाता है कि प्रपत्र 1 और 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड पहले करिएगा। ठीक, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो इसके साथ साथ इस लेटर को भर के इसके साथ साथ आपको क्या करना है? अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? तो पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान हस्ताक्षरित करके चिपकाया हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1, यहाँ पे आपको अपना एक फोटो डालना है। ठीक, अच्छा दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्यार्थी जो है बिहार एसएससी के पीटी और मेंस हेतु जो प्रवेश पत्र मिला उसको संलग्न करेंगे, साथ में अटैच करेंगे। मैट्रिक या और उसका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अटैच करेंगे। 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अटैच करेंगे। और ये देखिए कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट जो है समक्ष पास होना चाहिए आपका। अब SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र यानी कि अंचलाधिकारी के द्वारा जो निर्गत किया गया हो आपको, तो वो प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। OBC EBC से आते हैं तो अगर आपका सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर बनाया गया है, ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र भी आपको देना है और जाति और आवासीय पता का उल्लेख भी उसमें होना चाहिए। ठीक, तीसरा आर्थिक रूप से आते हैं, EWS कैटेगरी में है तो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको चाहिए EWS का। निर्धारित प्रपत्र दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र यानी कि जो PH कैटेगरी के लिए आवेदन किए हैं उनको यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र आपको देना है। सरकारी सेवा में 3 वर्ष के निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो 3 साल तक अगर आप काम किए हैं तभी आपको यहाँ पे उसका जो है प्रमाण पत्र देना है। एक सर्विसमैन है तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा, आपका जो कि PPO नंबर होता है। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड और वोटर ID
पैन कार्ड, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर साथ में संलग्न करना है। और 3 मूल प्रमाण पत्र के साथ 2 से लेकर 12 तक के जितने भी प्रमाण पत्र के बारे में हमने बताया उसका 3 सेट है ना। वैसे तो सभी का 3 सेट आप छाया प्रति ले लीजिएगा, यानी कि फोटोकॉपी कर लीजिएगा, और रंगीन फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, हल्का खींचा हुआ। ठीक है, ये काम आपको करना, ये सारे सर्टिफिकेट आपको रखने हैं। 18 अक्टूबर को 9:30 बजे रिपोर्ट करना है कार्यालय में। कहाँ? बिहार एसएससी के कार्यालय में। वहां पे जाके आपको अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं लेट हो गए तो प्रमाण पत्रों की समीक्षा के हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किए गए दावा है ना मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के पश्चात मेघाक्रमण के अनुसार यानी कि मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा आपका। उसके बाद उसके विरुद्ध अनुशंसा कार्रवाई की जाएगी और मात्र प्रमाण पत्र की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने पर आधार पर वे भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं करें। देखिए यहाँ पर आपका डीवी के लिए बुलाया जा रहा है और अभी आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन का नहीं दिया जा रहा है, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो फाइनल सिलेक्शन मत मान लीजिएगा। इसकी जांच होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद ही आपको यहाँ पे कंफर्म होगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों अपडेट दिया गया। अब इस प्रपत्र को आपको भरना है। क्या है प्रपत्र में? तो आपको अपना रोल नंबर भरना है जो कि मेंस वाला है, वो ध्यान रखिएगा। मेंस वाला क्यों? क्योंकि लास्ट आपने वही एग्जाम दिया। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला, कौन सा जिले से आते हैं, फोटो, ठीक, और हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। राज्य कौन सा है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, जन्म तिथि क्या है, ये बताना है। और उम्र के लिए सत्यापन, मतलब कितने साल हो गए 2001-8-2015 के अनुसार, ठीक है। तो कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ पे टिक कीजिएगा, सरकारी सेवक हैं तो हाँ पे टिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं हाँ लिख देना है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ पे कीजिएगा, नहीं तो नहीं लिख दीजिएगा। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जो स्थायी जो आपका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है रेसिडेंशियल, उस पे आपके पास है तो हाँ पे क्लिक करिएगा और हाँ लिख दीजिएगा। निर्गत प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि, यहाँ पे संख्या बता देना है कि कितना आप जो है प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम भी आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप ओबीसी जो लगा रहे हैं उसमें जाति भी होता है, उसमें आपका आय भी होता है, उसमें आपका रेसिडेंस भी होता है, तो उसके साथ साथ एनसीएल लगाना है आपको। और निर्गत करने वाले पदाधिकारी जैसे आरओ के द्वारा निर्गत किया गया है, सीओ के द्वारा निर्गत किया गया, तो वो यहाँ पे आपको उनका पद नाम यानी पद का नाम लिखना है, ठीक है, उनका नाम मत लिख दीजिएगा। कोटिवार जो जाति है, आरक्षण है, प्रमाण पत्र में जो आपका निर्गत किया गया सर्टिफिकेट नंबर है जो आपका है ना, वो बताना है। और निर्गत करने वाले पदाधिकारी यानी कि जैसे आरओ या सीओ है तो बता देना है। क्रीमी लेयर है तो उसका यहाँ पे सारा डिटेल देना है ना, जो भी तिथि है, जिस तिथि को आपको दिया गया था। और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पद नाम ही बताना है यहाँ पे, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनके लिए ये है, और उनको भी यहाँ पे पद नाम बताना है कि किसके थ्रू बनवाए। अब बीसी, एमबीसी या फिर अगर अभ्यर्थी समर्पित जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म आपको 18 भरना पड़ेगा। तो ये फॉर्म 18 अब क्यों दिया गया, अब ये समझ में आ गया आपको कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो अगर यहाँ पर पुराना है, बीसी एमबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट है 1 साल से अगर पुराना है तो फॉर्म 18B को आप लोग डाउनलोड करके भरिएगा, है ना, और वहां पे समर्पित कीजिएगा, ठीक है। दिव्यांग है तो उसके लिए प्रमाण पत्र की जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी, कितने प्रतिशत का दिव्यांगता है आपको। यहाँ पे देखिएगा तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, निवासी कहाँ के हैं, शहर का नाम, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य, ये सब कुछ भर के इसको आपको हस्ताक्षर करना है यहाँ पे, है ना। हस्ताक्षर शपथ पत्रकर्ता करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको लेकर जाना होगा, ठीक है, कि आप इस वर्ग से संबंधित हैं और हमारा 1 साल पुराना है ये, है ना, इसके बारे में जानकारी आपको देनी है, ठीक है। तो ये एक जानकारी ही अपडेट किया गया है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में आपको जानकारी देनी है, मैट्रिक के बारे में। और चूंकि ये 12th का लेवल का एग्जाम था तो यहाँ पे 12th विषय में, उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट के समक्ष जो जानकारी है आपकी वो दे देना है। तो ये यहाँ पे आपको एक तिथि और हिंदी में सिग्नेचर, अंग्रेजी में सिग्नेचर और उम्मीदवार का हस्ताक्षर, ठीक है। और ये जो सिग्नेचर होगा ये कार्यालय में ही आपको करना है, ठीक, सत्यापित करना है, जांच दल इसको लेगा आप लोगों से, पदाधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे लगेगा और ये जरूर करवा लीजिएगा। तो ये प्रक्रिया जो है आप लोगों का बिहार एसएससी के हर एक एग्जाम में होता है,
जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए थी, तो मैंने इस वीडियो में जानकारी दे दी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आगे भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इसके ध्यान में रखिएगा और वही डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास भी जरूर रख लीजिएगा। सीजीएल नोटिफिकेशन 4 का इंतजार करने वाले छात्र नवंबर तक का वेट कीजिए, जैसा कि आदेश पुरी सर ने बताया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। रिजल्ट आ गया है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेगा क्रम यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे सिलेक्शन के पात्र होंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।